सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। शुरुआत सुर्खियों के साथ। कोरोना वायरस से निपटने के प्रयासों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे राष्ट्र को करेंगे संबोधित। बुधवार को उच्च स्तरीय बैठक में की ताजा हालात की समीक्षा। देशवासियों को बचाने के लिए हर संभव उपाय का दिया भरोसा। सार्क के बाद प्रधानमंत्री की पहल पर G20 भी अगले हफ्ते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करेगा विशेष सम्मेलन। कोरोना वायरस के मद्देनजर सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाओं के अलावा विश्वविद्यालयों और जेईई मेंस की परीक्षाएं भी स्थगित। आईसीएमआर ने कहा सामुदायिक स्तर पर नहीं है देश में कोरोना का संक्रमण। मलेशिया में फंसे 405 भारतीय पहुंचे स्वदेश। कोरोना वायरस से दुनिया भर में मरने वालों का आंकड़ा 8,500 के पार। इटली में एक दिन में रिकॉर्ड 475, फ्रांस में 89 और ईरान में 147 मौतें। ब्रिटेन में मरने वालों का आंकड़ा 100 के पार। सभी स्कूल बंद, परीक्षाएं स्थगित। अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने वाला कानून किया लागू। देश के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई आज राज्यसभा सदस्यता की लेंगे शपथ। राज्यसभा की कार्यसूची में बांध सुरक्षा विधेयक 2019, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा रहेगी जारी। लोकसभा की कार्यसूची में आयुर्वेद, शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक समेत 2 अहम विधेयक। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के अलावा रामदास आठवले और शरद पवार समेत 37 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित। बिहार और पश्चिम बंगाल की 5-5, ओडिशा की 4 और हिमाचल हरियाणा की 1-1 सीटों के लिए भी उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचन। अब 18 सीटों पर 26 मार्च को मतदान। देश में अब तक 150 से ज्यादा लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रात 8 बजे देश को संबोधित करने का फैसला किया है। इस दौरान वो कोविड-19 से जुड़े मुद्दों और उस पर काबू पाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताएंगे। इससे पहले कल प्रधानमंत्री ने कोरोना संकट से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इसमें भारत की तैयारियों को और पुख्ता करने के तौर तरीकों पर चर्चा हुई। बैठक में कोविड-19 की रोकथाम के प्रयासों की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत, स्थानीय लोगों और संस्थाओं के साथ मिलकर कोविड-19 से निपटने की कार्य योजना बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने आगे के कदमों को लेकर अधिकारियों और तकनीकी जानकारों से गहन चिंतन मनन करने को कहा है। कोरोना वायरस के चलते केंद्र के अलावा राज्यों की सरकारें भी लोगों से घर पर रहकर ही काम करने की अपील कर रही हैं। कई कंपनियों और कॉर्पोरेट हाउसेज ने भी अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी कोशिशों की तारीफ की है। उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट किए और लोगों को उनके प्रयासों के लिए साधुवाद दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम मिलकर ही इस मुसीबत से निपट सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार नागरिकों की मदद के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि सामुदायिक प्रयासों के कारण इस तरह के प्रयास संभव हुए और मैं उन सभी की सराहना करता हूं जो इसे संभव बनाने के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे गृह को सुरक्षित और स्वस्थ बनाने के लिए काम करने वाले सभी लोगों का उत्साह बढ़ाएं और सराहना करें। सार्क की तरह ही G20 ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुझाव स्वीकार करते हुए कोरोना वायरस के खिलाफ साझी रणनीति पर विचार के लिए संगठन में शामिल देशों के प्रतिनिधियों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के आयोजन पर हामी भर दी है। G20 का मौजूदा अध्यक्ष सऊदी अरब है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने मंगलवार को वहां के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बात की और कोरोना से लड़ने के लिए आपसी साझेदारी पर चर्चा की जरूरत पर जोर दिया। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि अध्यक्ष सऊदी अरब G20 देशों से अगले हफ्ते एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्चुअल G20 समिट बुलाने की सूचना दे रहा है ताकि कोविड-19 महामारी, इसके मानवीय और आर्थिक प्रभावों को लेकर समन्वित जवाबदेही पर विचार किया जा सके। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्कूली छात्रों के लिए स्वयं प्रभा DTH चैनलों पर ई-कक्षाएं शुरू करेगा। उन्होंने ट्वीट किया कि ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप स्कूल से दूर रहते हुए भी अपनी पढ़ाई से जुड़े रहें,
हम जल्द ही स्वयं प्रभा डीटीएच चैनलों पर ई क्लास शुरू कर रहे हैं। कोरोना वायरस प्रकोप के मद्देनजर आईआईटी और इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन स्थगित कर दी गई। परीक्षा पहले 5 से 11 अप्रैल के बीच होनी थी। हालांकि कोरोना वायरस के प्रकोप के मद्देनजर कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित नहीं की गई हैं। इस बीच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी कोरोना वायरस के मद्देनजर बोर्ड परीक्षा केंद्रों को जरूरी निर्देश दिए हैं। सीबीएसई ने एहतियात के तौर पर बोर्ड परीक्षा केंद्रों से छात्रों को पर्याप्त दूरी यानी 1 मीटर की दूरी पर बैठाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इस बीच देश भर में कोरोना वायरस के अब तक पुष्ट कुल 151 मामलों में 14 लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं और अब तक 3 लोगों की मौत हुई है। मौजूदा वक्त में कोरोना वायरस से संक्रमित 134 मरीजों का इलाज चल रहा है। कोरोना को लेकर किए जा रहे प्रयासों को और आगे की तैयारियों के बारे में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने क्वारंटीन सुविधाओं का नियमित रूप से आकलन और निगरानी करने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने सक्रिय निगरानी के लिए राज्यों की सराहना की। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि देश में कोरोना का संक्रमण अभी सामुदायिक स्तर पर नहीं हुआ है। आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा है कि भारत में इसका संक्रमण अभी दूसरे चरण पर ही स्थिर है। उन्होंने कहा कि लोग बचाव संबंधी सावधानी बरतते रहे हैं तो इसके फैलाव पर काबू पाया जा सकता है। डॉक्टर भार्गव ने बताया कि अलग अलग जगहों से लिए गए 500 नमूनों में से किसी में भी कोरोना का संक्रमण नहीं पाया गया है। भारत ने कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते मलेशिया के कुआलालंपुर हवाई अड्डे पर फंसे 405 नागरिकों को निकाल लिया है। इनमें कई छात्र भी शामिल हैं। सरकार ने मंगलवार को दिल्ली और विशाखापत्तनम में एयर एशिया की उड़ानों को फंसे हुए भारतीयों की मदद की मंजूरी दे दी थी। भारत ने कोरोना वायरस प्रकोप के मद्देनजर 36 देशों से आने वाले यात्रियों के प्रवेश पर अस्थायी रोक लगा दी है। वहीं 11 देशों के यात्रियों को अनिवार्य रूप से अलग रखा जाएगा। प्रतिबंधित देशों को छोड़कर ओसीआई कार्ड धारकों को भारत में प्रवेश के लिए भारतीय मिशनों से ताज़ा वीजा लेना होगा। इसके अलावा 17 मार्च से एयरलाइनों द्वारा फिलीपींस, मलेशिया और अफगानिस्तान से यात्रियों के लाने पर भी रोक लगा दी गई है। विदेश मंत्रालय ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया है कि 276 भारतीय विदेशों में कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। इनमें सबसे ज्यादा 255 लोग ईरान में हैं। वहीं संयुक्त अरब अमीरात में 12, इटली में 5, हांगकांग, कुवैत, रवांडा और श्रीलंका में एक भारतीय कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। इस बीच खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि देश में अनाज की कोई कमी नहीं है। देश के पास अपनी जरूरतों से कहीं ज्यादा स्टॉक मौजूद है। कोरोना संकट से किसी तरह की किल्लत की आशंका पूरी तरह खारिज करते हुए केंद्रीय मंत्री ने लोगों को ना घबराने की सलाह दी है। ट्वीट के माध्यम से उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल 2020 तक पीडीएस के माध्यम से दिए जाने वाले अनाज में चावल की 135.8 लाख टन और गेहूं की 74.6 लाख टन की आवश्यकता है। यानी कुल 210.4 लाख टन अनाज की जरूरत है, जबकि अभी हमारे पास कुल स्टॉक 646.09 लाख टन है। यानी हमारे पास अनाज का 435.69 लाख टन अतिरिक्त स्टॉक मौजूद है। इसमें चावल 272.90 और गेहूं 162.79 लाख टन मौजूद है। वहीं सेना ने दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस को लेकर सभी कमानों के लिए एडवाइजरी जारी की है। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस को लेकर देश में बने हालातों के मद्देनजर यह फैसला किया है कि अर्धसैनिक बलों को सिर्फ इमरजेंसी छुट्टी दी जाएगी। वहीं केंद्र ने मेडिकल स्टाफ को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। सेना ने कोरोना वायरस के मद्देनजर सभी कॉन्फ्रेंस और प्रशिक्षण गतिविधियों को स्थगित कर दिया है। लद्दाख में तैनात सेना के जवान के संक्रमित होने के बाद सेना ने 20 मार्च से शुरू होने वाले सभी सेवा चयन बोर्ड के बैचों को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया है। रेलवे ने सीटें खाली रहने और कोरोना वायरस को लेकर एहतियाती उपाय के तहत कल 100 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया। जोनल रेलवे के कैटरिंग स्टाफ के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें कहा गया है कि बुखार, खांसी, नाक बहने या सांस लेने में कठिनाई होने वाले किसी भी कर्मचारी को भारतीय रेलवे में खान पान का जिम्मा देखने के लिए तैनात नहीं किया जाना चाहिए।
अनु दीवान हमारी सहयोगी फिलहाल हमारे साथ जुड़ी है, उनका रुख करेंगे। अनु, देखें तो 150 से ज़्यादा पुष्ट मामलों की संख्या है भारत में, और ये भी कहा गया है कि सामुदायिक स्तर पर देश में कोरोना का संक्रमण नहीं है, इस तरह की स्थिति नहीं है, स्टेज 2 पे ही स्थिर है अभी भारत में मामले। फिलहाल बताइए क्यों ये सभी मुमकिन हो पा रहा है सावधानी और एहतियात की वजह से। बताइए तैयारियां अब किस लेवल पर हैं? बिल्कुल बिल्कुल प्रीति, ये बात बिल्कुल सच है कि क्योंकि लोग जो हैं वो जागरूक हो रहे हैं, इस वजह से जो हालात हैं वो स्थिर हैं। लेकिन ये एक सोचने वाली बात है कि इसी तरह हालात बने रहे, स्थिर रहे, तो हम जो स्टेज 3 की बात कर रहे हैं, जो कि सबसे वर्स्ट स्टेज है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन, उससे बच सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा सहयोग लोगों का ही है कि वो जिस तरह से जो सरकार जो एडवाइजरीज दे रही है, जो आदेश दे रही है, उसका पालन कर रहे हैं, और जो क्राउडेड प्लेसेस हैं उसमें अपने आप को जाने से रोक रहे हैं। इसी के लिए सरकार ने कई तरह के आदेश भी दिए हैं, कई तरह की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। हालांकि इससे छात्रों को नुकसान जरूर हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी फिलहाल जान ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोरोना वायरस का संक्रमण एक दूसरे से फैलता है। तो इसको बचाने के लिए सरकार ने इस तरह के जो है कठिन फैसले लिए हैं, लेकिन आगे भी इसके ऊपर सरकार कुछ ना कुछ विचार करेगी। और जिस तरह से बात करी है कि छात्रों को जो स्कूल ना जाने की वजह से नुकसान हो रहा है, उसके लिए डीटीएच चैनल की शुरुआत करेगी कि वो किसी तरह की कमी महसूस ना करे। लेकिन प्रीति, अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो अभी जो सरकार ने फिलहाल 9 बजे जो आंकड़े अपडेट किए हैं, उसके मुताबिक जो है 151 मामले फिलहाल जो सामने आ रहे हैं, वो मामले हैं जो हॉस्पिटलाइज्ड है, यानी जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अगर कुल मामलों की बात करें तो अभी जो पूरे देश में मामले हैं वो 166 हो गए हैं। जो ज्यादा बड़े मामले हमें सामने आ रहे हैं वो सबसे ज्यादा आ रहे हैं महाराष्ट्र में, बढ़ते हुए मामले दिख रहे हैं जो कि 42 है। यानी कि मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार अभी भी इस कोशिश में लगी है कि ये मामले जो है वर्स्ट कंडीशन में ना चले जाएं। इसके लिए सबसे बड़ा सहयोग है लोगों का, आपस में इसको लेकर जागरूक होना, अपने आप को भी जागरूक करना और आसपास के अपने लोगों को भी जागरूक करना। सरकार ने इसके चलते जो कई तरह के एहतियात बरते हैं, ट्रैवल एडवाइजरी जारी की हैं कि कई देशों से जो उड़ानें हैं वो पूरी तरह से रद्द कर दी हैं, जो कि कोरोना संक्रमित देश हैं उनको लेकर। तो सरकार की कोशिश यही है, और आज रात को 8 बजे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस के ऊपर लोगों को संबोधित करेंगे, जिसमें वो तमाम तरह की बातें उनके सामने रखेंगे और किस तरह से इससे बचा जाए वो सब लोगों के सामने रखेंगे। और एक भारत किस तरह से तैयार है इससे निपटने के लिए, उसकी जानकारी भी पूरे देश को देंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनु दीवान, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। तो कोरोना वायरस से देश बहुत ही प्रभावकारी तरीके से निपट रहा है। केंद्र सहित राज्य सरकारें और दूसरी एजेंसियां कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर लगी हुई हैं। कोरोना का देखते हुए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों से निपटने के लिए सभी सीमा शुल्क संरचनाओं में 24 घंटे निकासी की व्यवस्था पेश की है। साथ ही कस्टम के गोदामों से इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग को जमा करने की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के चलते अपने कामकाज पर प्रतिबंध और कड़े कर दिए हैं और घोषणा की है कि अब केवल 5 पीठ ही काम करेंगी। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट को सैनिटाइजेशन के लिए 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक कर्मचारी बीते दिनों इंडोनेशिया से लौटा है, उसे बुखार होने पर जांच के लिए भेजा गया है। वहीं राज्य सरकारें भी कोरोना से निपटने की दिशा में अपने प्रयास तेज कर रही हैं। बिहार सरकार ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। इसके तहत बिहार में प्रशासन को असीमित अधिकार दिए गए हैं। इसके लागू होने से सरकार किसी भी संदिग्ध व्यक्ति में कोरोना वायरस के लक्षण पाए जाने पर उसकी जांच करा सकती है और उसे बलपूर्वक आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा सकती है। राज्य में अब तक 311 संदिग्ध मामले सामने आए हैं, लेकिन किसी का भी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया है। कोरोना वायरस की वजह से माता वैष्णो देवी की यात्रा को बंद कर दिया गया है। वहीं प्रशासन ने ऑल इंटरस्टेट बसों का संचालन बंद कर दिया है। जम्मू कश्मीर से आने और जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं कोरोना वायरस से दुनिया भर में मरने वालों का आंकड़ा 8,500 के पार पहुंच गया है। कोरोना वायरस से दुनिया भर में 2 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और अब तक 8,657 लोगों की मौत हो चुकी है। 6 ऐसे देश हैं जहां संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। इन देशों में चीन, इटली, ईरान, स्पेन, कोरिया और फ्रांस शामिल हैं। हालांकि अब चीन में हालात बेहतर हो रहे हैं, लेकिन अब यूरोप में हालात बेहद खराब हैं। कोरोना वायरस के कारण इटली में एक दिन में सबसे ज्यादा 475 मौतें हुई हैं। इसी के साथ ही इटली में मरने वालों का आंकड़ा करीब 3,000 पहुंच चुका है, जबकि अब तक कोरोना वायरस से 35,713 लोगों के पीड़ित होने की पुष्टि हो चुकी है। वहीं फ्रांस
जर्मनी और ब्रिटेन में भी हालात गंभीर होते जा रहे हैं। फ्रांस में बीते 24 घंटों के दौरान कोविड-19 से 89 लोगों की जान चली गई। ब्रिटेन में मरने वालों का आंकड़ा 100 के पार पहुंच गया है, जिसके बाद सरकार ने एहतियाती कदम उठाते हुए सभी स्कूल बंद कर दिए हैं, परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। इस बीच यूरोपीय संघ ने इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए अपनी सीमाओं को सील कर दिया है। ईरान में कोरोना वायरस से 147 और लोगों की मौत के बाद मरने वालों का आंकड़ा 1135 पहुंच गया है। वहीं अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में भी स्थिति जो है वो चिंताजनक है। करीब 6,500 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। इनमें से 115 लोगों की मौत हो चुकी है, 17 लोग ठीक भी हुए हैं। चीन से शुरू हुए कोरोना वायरस से निपटने के लिए पूरी दुनिया के बड़े संगठन मिलकर कदम उठा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि उनका प्रशासन रक्षा उत्पादन अधिनियम लागू करेगा। इस कदम के जरिए कोरोना वायरस प्रकोप से निपटने के लिए मास्क और दस्ताने समेत प्रमुख चिकित्सा आपूर्ति और उपकरणों के घरेलू निर्माण में तेजी आएगी। Be invoking the Defense Production Act just in case we need it. In other words, I think you all know what it is, and it can do a lot of good things if we need it, and we will have it all completed, signing it in just a little while, right after I'm finished with this conference. I'll be signing it. It's prepared to go. So we will be invoking the Defense Production Act. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोरोना वायरस के चलते हम अभूतपूर्व खतरे का सामना कर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि मानवता के दुश्मन के खिलाफ साथ आने का यह अभूतपूर्व मौका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से कहा है कि वो कोरोना वायरस संक्रमण का मुकाबला करने के लिए उपाय करें। वहीं विश्व बैंक ने कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के प्रयास में लगी कंपनियों और देशों के लिए 14 अरब डॉलर की मदद की घोषणा की है। वहीं एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र में विकासशील देशों के लिए $6.5 बिलियन के प्रारंभिक पैकेज की घोषणा की है। कोरोना वायरस को लेकर उत्पन्न खतरे के बीच राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने कल संसद परिसर में प्रवेश के दौरान अपनी थर्मल स्क्रीनिंग कराकर एक उदाहरण पेश किया। उन्होंने कोरोना वायरस को लेकर संसद भवन परिसर में किए जा रहे उपायों का जायजा लिया। इस दौरान कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए किए जा रहे उपायों के तहत संसद भवन पहुंचने पर राज्यसभा सभापति की थर्मल स्कैनिंग की गई है। संसद भवन परिसर में हैंड सैनिटाइजर्स, नैपकिन और साबुन की पर्याप्त व्यवस्था सहित संसद भवन और इसके आसपास के क्षेत्रों में पूर्ण स्वच्छता और साफ सफाई को सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय किए गए हैं। अब बात करेंगे संसद के सत्र को लेकर खबरों की। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज 12वां दिन है और दोनों सदनों के एजेंडे में अहम कामकाज है। देश के पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई आज राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। इसके अलावा राज्यसभा के एजेंडे में बांध सुरक्षा विधेयक 2019 विचार और पारित किए जाने के लिए शामिल है। वहीं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के कामकाज पर भी चर्चा जारी रहेगी। साथ ही विधि और न्याय मंत्रालय, ग्रामीण विकास और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा भी होनी है। लोकसभा की बात करें तो कार्यसूची में 2 अहम विधेयक हैं। इनमें आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान विधेयक 2020 और बैंककारी विनियमन संशोधन विधेयक 2020 शामिल है। साथ ही मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन भी सदन में पेश होगा। वहीं राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग विधेयक और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक 2019 को राज्यसभा की मंजूरी मिल गई है। राज्यसभा में चर्चा के बाद इसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। आयुष मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि होम्योपैथी और भारतीय आयुर्विज्ञान में इससे शिक्षा के लिए जरूरी नियामक से सुधार और पारदर्शिता आएगी। यह विधेयक राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक 2019 में आधिकारिक संशोधनों को मंजूरी दी थी। ये संशोधन होम्योपैथी शिक्षा में कई आवश्यक नियामक सुधारों को सुनिश्चित करेगा। कई सदस्यों ने कहा है कि वो इंटीग्रेशन ऑफ इस मेडिसिन का इंटीग्रेशन होना चाहिए। ये काम आयुष ने ऑलरेडी शुरू किया हुआ है।
कहीं जो बड़े हॉस्पिटल है, एम्स होंगे या दूसरे जो प्राइवेट हॉस्पिटल में, यहाँ इंटीग्रेशन का ऑलरेडी शुरू हुआ है। आखिर इस मेडिसिन सभी का हमारा प्रयास किसके लिए है? तो पेशेंट है तो जल्दी ठीक होना चाहिए, इसीलिए ये प्रयोग सभी जगह अभी थोड़े थोड़े इसमें चालू हुआ है। हमारे जो आयुष नाम की स्कीम है उसमें भी हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी सभी तरह के डॉक्टर बैठते हैं, जिसको जो पैथी चाहिए, जो मेडिसिन चाहिए वो लेके हो जाता है। और इंटीग्रेशन का जमाना अभी शुरू हुआ है। कृति मिश्रा हमारी सहयोगी संसद भवन परिसर से फिलहाल हमारे साथ जुड़ी हैं, उनका रुख करेंगे। कृति, आज का दिन किन मायनों में अहम है? आज हम देख रहे हैं कि कार्यसूची में बांध सुरक्षा विधेयक है, साथ ही मंत्रालय के कामकाज पर भी चर्चा होनी है। लोकसभा की कार्यसूची में भी काफी अहम एजेंडा है, कैसे रहेगा आज का दिन? जी हाँ प्रीति, देखिए आज जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे देश के रंजन गोगोई, आज वो शपथ लेंगे। देखिए लगातार लोग कहते आए हैं कि इस कदम से जो लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में जो दूरियां हैं, एक दूसरे को समझने में काफ़ी उसमें आसानी होगी, तो वो बेहद अहम है आज राज्यसभा में। इसके अलावा जैसे आपने कहा कि डैम सेफ्टी बिल है। देखिए प्रीति, तकरीबन देश में 5000 से ज़्यादा डैम हैं, जिसमें से 200 तकरीबन ऐसे हैं जो 100 साल से ज़्यादा पुराने हैं, तो उनको किस तरह से मेंटेन किया जाएगा, कैसे सर्वेलेंस किया जाएगा, उसके लिए बेहद अहम बिल है। इसके अलावा जो डिस्कशन है एमएसएमई मंत्रालय में, कल उसको ये डिस्कशन हुआ था और आज इस पर उम्मीद है कि एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी जवाब दे सकते हैं। वही लोकसभा की अगर बात की जाए तो बेहद ही अहम बिल जो बैंकिंग रेगुलेशन बिल है, वो किस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी को आरबीआई रेगुलेट करेगा इसको लेकर, ताकि जो पीएमसी में हमने जिस तरह की गड़बड़ियां देखी पीएमसी बैंक में, वो आगे ना हो। तो बेहद ही अहम कामकाज दोनों ही सदनों में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कृति हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। वह राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने की समय सीमा कल समाप्त होने के बाद उच्च सदन के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, पूर्व केंद्रीय मंत्री दिनेश त्रिवेदी और कांग्रेस उम्मीदवार दीपेंद्र सिंह हुड्डा समेत 37 उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया है। अब सिर्फ 18 सीटों पर 26 मार्च को चुनाव कराए जाएंगे। राज्यसभा के लिए महाराष्ट्र में रिक्त हो रही 7 सीटों, तमिलनाडु में 6, बिहार और पश्चिम बंगाल में 5-5, ओडिशा में 4, हरियाणा और असम में 3-3, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में 2-2 और हिमाचल प्रदेश में 1 सीट पर उम्मीदवारों को संबद्ध निर्वाचन अधिकारियों ने निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया है। महाराष्ट्र में एनसीपी प्रमुख शरद पवार और केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास अठावले, शिवसेना की उपनेता प्रियंका चतुर्वेदी समेत 7 उम्मीदवार उच्च सदन के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं। राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित अन्य उम्मीदवारों में एनसीपी नेता फौजिया खान, कांग्रेस के पूर्व सांसद राजीव सातव, बीजेपी उम्मीदवार उदयन राजे भोसले और भागवत कराड़ शामिल हैं। वहीं बिहार की 5 राज्यसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचन हो गया है। जेडीयू और आरजेडी के 2-2 और बीजेपी के 1 उम्मीदवार निर्विरोध घोषित हुए हैं। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और रामनाथ ठाकुर जेडीयू के टिकट पर चुने गए हैं। आरजेडी उम्मीदवार प्रेमचंद गुप्ता और अमरेंद्र धारी सिंह भी राज्यसभा के लिए चुन लिए गए हैं। बीजेपी के विवेक ठाकुर भी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की खाली हो रही 5 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस के 4 और सीपीएम के 1 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। तृणमूल कांग्रेस के अर्पिता घोष, दिनेश त्रिवेदी, सुब्रता बख्शी, मौसम नूर निर्विरोध चुन लिए गए हैं। वहीं सीपीएम के विकास रंजन भट्टाचार्य निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। ओडिशा में कांग्रेस और बीजेपी की ओर से कोई उम्मीदवार नहीं उतारने के कारण चारों सीटों पर सत्तारूढ़ बीजेडी के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। बीजेडी के सुभाष सिंह, मुन्ना खान, सुजीत कुमार, ममता महंता निर्विरोध चुने गए हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश से बीजेपी की इंदु गोस्वामी को राज्यसभा के लिए चुन लिया गया है। हरियाणा की 2 सीटों में 1 कांग्रेस और 2 बीजेपी के खाते में गई हैं। बीजेपी के रामचंद्र जंगरा और दुष्यंत कुमार गौतम निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं। वहीं कांग्रेस के दीपेंद्र सिंह हुड्डा निर्विरोध चुने गए हैं। मध्य प्रदेश में जारी सियासी संकट के बीच फ्लोर टेस्ट कराने की मांग वाली बीजेपी की याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में आज भी जारी रहेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर को जल्द फैसला लेने की नसीहत भी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर से सवाल किया कि आखिर आपने विधायकों के इस्तीफे पर अभी तक फैसला क्यों नहीं लिया। उधर कर्नाटक हाईकोर्ट ने बेंगलुरु में ठहरे विधायकों से मिलने देने की कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की अर्जी खारिज कर दी। कर्नाटक हाईकोर्ट में इस मामले की 26 मार्च को सुनवाई होगी। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। जाते जाते एक नजर डालिए देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर और ब्रेक के उस पार देखिए ब्रेकफास्ट न्यूज। नमस्कार।